बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मोहम्मद आसिम रज़ा यूनिक कॉलेज सेक्रेटरीट लोअर मॉल कैंपस की जानिब से आपसे मुखातिब हैं। आज इंशाल्लाह अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 13 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो बेटा तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 96 निकालना है आप लोगों ने और प्रॉब्लम नंबर 6 डिस्कस इंशाल्लाह हम करेंगे। तो देखिएगा बेटा, प्रॉब्लम नंबर 6 है, फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रीपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए म्यूजिक क्लब स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2004 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2005। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बतानी है, बात याद रखें, ऐसा बिज़नेस जो अभी अभी स्टार्ट किया जा रहा है, जो अभी अभी शुरू किया जा रहा है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन जब आपको दिया होगा उसके शुरू में बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं दिया होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है? ये तो बेसिकली आपके सामने पड़ी होती है ना, ये कैश बुक होती है, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, तो कैश बुक की टाइप होती है जिसके एक तरफ तमाम की तमाम कैश रिसीट्स आ जाती हैं और दूसरी तरफ तमाम की तमाम कैश पेमेंट्स आ जाती हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में शुरू में बैलेंस नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि ये बिज़नेस अभी अभी शुरू हुआ है, इसी साल शुरू हुआ है। अगर ये पिछले साल का बैलेंस होता तो पिछले महीने की या पिछले साल की जो कैश बुक बनाई गई थी उसका जो एंडिंग बैलेंस होना था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाना था। अब जो क्वेश्चन के एंड पे आपको दिया होता है ना बैलेंस कैरी डाउन, जो पेमेंट के सबसे नीचे दिया होता है, ये इस साल का एंडिंग बैलेंस होता है। लेकिन जब अगले महीने की या अगले साल की कैश बुक बनाते हैं तो फिर ये अगले साल का या अगले महीने का बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाया करता है। जो इस साल का एंडिंग बैलेंस होगा वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। डोनेशन, डोनेशन पे ना डॉट लगा लें आप, जिस तरह मैं आपको निशान लगवाया करता था फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट की निशानी के तौर पर। डोनेशन पे आप डॉट लगा लें, उसके नीचे एंट्रेंस फीस उस पर भी डॉट लगा लें। अब इस क्वेश्चन को इधर ही छोड़ते हैं, ज़रा आप लोग आए एडजस्टमेंट पर, जो कि पेज नंबर 97 पर आपको दी गई हैं। तो देखिएगा बेटा, लिखा हुआ है 1/3 ऑफ द एंट्रेंस फीस रिसीव्ड वाज टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू। जो एंट्रेंस फीस आपको दी हुई है ना 3000 रुपये की, उसका 1/3 आपने इनकम साइड पे लिखना है और जो बाकी उसकी अमाउंट बच जाएगी वो आपने कहाँ लगा देनी है? बैलेंस शीट कैपिटल फंड में, लायबिलिटी साइड पर। ठीक है, मीन्स के 1/3 आप लिखेंगे इनकम साइड पर और जो 2/3 बाकी बच जाएगा वो आपने लिख देना है बैलेंस शीट कैपिटल फंड के नीचे इधर हेड में। अभी हम इसको लिखते हैं, एक बार फिर देख लें। एंट्रेंस फी जो है वो 3000 रुपये की है। 1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/3 ऑफ द एंट्रेंस फीस रिसीव्ड वाज टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू, यानी कि आपने उसको रेवेन्यू वाली साइड पर लिख देना है 1/3 कैलकुलेट करने के बाद। तो देखते हैं, यहां पर आप लिखेंगे एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस है बच्चों 3000 रुपये की और जब आप इसका 1/3 लेंगे तो वो आ जाएगा 1000 रुपया। 1/3 आपने इनकम साइड पे लिख देना है और बाकी जो 2/3 बच गया वो आप कहाँ लिखेंगे? कैपिटल फंड में। यहाँ पर आप एक हेडिंग बनाएंगे कैपिटल फंड, और जब भी बैलेंस शीट आपने बनानी है आपने ऐसे ही करना होता है। कैपिटल फंड की हेडिंग बनाएंगे और इसमें आप लिखेंगे एंट्रेंस फीस, और ये कितनी आ रही है जी? 2000। ठीक हो गया जी। मेंस की जो 3000 है ना, ये उसका 2/3 है। दो हिस्से कर दिए ना, 1/3 इधर आ गया इनकम साइड पे और 2/3 उधर चला गया। अच्छा, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था उस वक्त मैंने कुछ डेफिनेशन आपको लिखवाई थी। तो डिस्कस हमने किया था कि इनकम दो तरह की होती है। एक वो इनकम होती है जो हमें रोज़ाना मिलती है। मसलन मेरी एक शॉप है, मेरा बिज़नेस है, मैं एक चीज़ 10 रुपये की खुद मैन्युफैक्चर करता हूँ और मार्केट में उसको मैं 12 का, 15 का, 17 का, जहाँ पर मेरा दार रखते हैं मैं उसको सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे रोज़ाना
2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये मुनाफा होता है। ये मेरी डेली इनकम है। तो ऐसी इनकम जो मुझे बाकायदगी से मिल रही होती है, उस इनकम को बोलते हैं रेवेन्यू इनकम या रेगुलर इनकम, जो कि यहाँ पर हम शो करवाते रहते हैं। ठीक है। बाज़ ऐसी इनकम्स होती हैं जो कभी कभार होती हैं और काफ़ी बड़ी होती हैं। मसलन मैंने एक बिल्डिंग सेल की, बिल्डिंग में लाख रुपए की ली थी, मैंने उसको 10 साल ला के मैंने 20 लाख का सेल कर दिया। या मैंने एक गाड़ी खरीदी 5 लाख रुपए की, गाड़ी को मैंने साल चला के तो मैंने 5.25 लाख की या 5.5 लाख की सेल कर दी। तो जो मुझे ऊपर वाला मुनाफा हासिल हो रहा है ना, ये रोज़ाना नहीं होगा। मैं गाड़ी या बिल्डिंग रोज़ाना नहीं सेल करूँगा, बल्कि मैं कभी कभार सेल करूँगा। तो जो मुझे इस पर प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट मेरे लिए कौन सा प्रॉफिट होगा? इर्रेगुलर प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो कभी कभार होने वाला होता है। तो ये मेरी इनकम बन जाएगी। लेकिन कौन सी इनकम होगी? इर्रेगुलर इनकम होगी, या इसका दूसरा नाम है कैपिटल इनकम। तो मुख्तसर बात करता हूँ, ऐसी इनकम जो बाकायदगी से हासिल होती है वो रेवेन्यू इनकम होती है, उसको इस इनकम साइड पे लिख देना है। और ऐसी इनकम जो कभी कभार हासिल होगी, वो बड़ी मिकदार में होती है, उसको कहाँ लिखते हैं? कैपिटल। उसका नाम होता है कैपिटल इनकम, और उसको लिखते भी कहाँ पर है? कैपिटल फंड के नीचे। अब एक बार फिर मैं आपको दोबारा डिस्कस करता हूँ। आपकी बुक में एक कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने कि जो छोटी इनकम होगी वो इधर आ जाएगी, बड़ी इनकम इधर आ जाएगी कैपिटल फंड में। अब किस तरह पता चलेगा कौन सी इनकम छोटी है, कौन सी इनकम बड़ी है? मैंने इसके लिए मिसाल दी थी, फिर दोबारा वही मिसाल लेता हूँ। अगर मैं ये लाइन लगाऊँ और मैं क्लास में मौजूद बच्चे से पूछूँ, बेटा बताएं कि ये लाइन छोटी है कि बड़ी है, तो कोई बच्चा मुझे नहीं बता सकता, कोई स्टूडेंट मुझे नहीं बता सकता कि ये लाइन छोटी है कि बड़ी है। अब कुछ समझदार बच्चा हो रहा हो कहेगा, सर हमें एक लाइन और ड्रा करके दिखाएं, हमें कंपैरिजन दिखाएं ज़रा। अब अगर मैं ये लाइन लगा दूँ, ये लाइन, तो अब बच्चे कहेंगे सर जो लाइन आपने पहले लगाई थी वो छोटी है इस लाइन की निस्बत, क्योंकि अब बच्चों के सामने एक कंपैरिजन आ गया है। तो बेटा बिल्कुल इसी तरह जब भी आपके सामने इनकम्स दी होंगी, आप उनको कंपेयर करेंगे। बाज़ अदारों में 50,000 बहुत बड़ी इनकम होती है, लेकिन बाज़ अदारों में 50 लाख भी छोटी इनकम होती है। ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा इनकम का कंपैरिजन करेंगे। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, पहले हमने एडजस्टमेंट की, 1/3 ऑफ द एंट्रेंस फीस रिसीव्ड वाज टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू। मैंने कुछ पोर्शन इसका 1/3 इनकम साइड पर डाल दिया और 2/3 मैंने कहाँ पर डाल दिया? कैपिटल फंड में डाल दिया। उसके बाद लिखा हुआ है एंड डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी कि उसने बता दिया कि डोनेशन को आपने कैपिटलाइज कर देना है। मीन्स कि डोनेशन आपकी बड़ी इनकम है, ये छोटी इनकम नहीं है। अब यहाँ पर डोनेशन की जो अमाउंट मेरे पास आ रही है वो है 12,000 रुपये। तो हम इसको कैपिटलाइज कर देंगे और जितनी भी चीज़ें कैपिटलाइज होंगी उनको लिखेंगे कैपिटल फंड के अंदर। अब डोनेशन को हम अपनी रेगुलर इनकम नहीं बना सकते, क्योंकि आपकी बुक इसको ट्रीट कर रही है इर्रेगुलर इनकम के तौर पर। मज़ीद देखिएगा, सब्सक्रिप्शन है जी 6,000 की, तो ज़रा इस पर भी आप एक डॉट का निशान लगा लें, क्योंकि ये भी एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन मेरे पास आ रही है 6,000 की, तो देखिएगा ज़रा, अंडरस्टैंड करो। सब्सक्रिप्शन आ गई थी मेरे पास 6,000 की। अब देखिए, सब्सक्रिप्शन के मुतालिक आप लोगों को मैंने एक स्केच बना कर दिया था लास्ट टाइम, दोबारा फिर मैं बना देता हूँ। स्केच ये है कि सब्सक्रिप्शन 3 तरह की है, पिछले साल की सब्सक्रिप्शन, मौजूदा साल की सब्सक्रिप्शन, अगले साल की सब्सक्रिप्शन। तो बेटा ऐसी सब्सक्रिप्शन जो आपको एडजस्टमेंट में दी हो, मौजूदा साल की सब्सक्रिप्शन अगर आपको एडजस्टमेंट में दी होगी, बस हम बात कर रहे हैं 2004 की, जैसे आप अपनी बुक की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि एक बिज़नेस स्टार्ट हुआ था 2004 अप्रैल में, तो उसका जो अकाउंटिंग ईयर है, जो 12 महीने उसके बनेंगे, वो कब ख़त्म होंगे? 31 मार्च 2005 वाले दिन। 2004 के चौथे महीने में कारोबार शुरू हुआ था, तो यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू कर दें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 9 मंथ ये बन जाते हैं। लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग का ईयर होता है वो 12 माह का होता है। तो अगले साल जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 9 महीने ये, 3 महीने ये, 12 माह का साल बन गया। मीन्स कि हमारा कारोबार शुरू हुआ था 2004 अप्रैल में, और कारोबार का 1 साल कब पूरा हुआ? 2005 मार्च के अंदर। ये 12 माह का हमारा ड्यूरेशन बन जाता है। तो मौजूदा साल की सब्सक्रिप्शन, पिछले साल की सब्सक्रिप्शन, अगले साल की सब्सक्रिप्शन। हमारा कारोबार 2004-05 में शुरू हुआ था, तो 2004 से लेकर 2005 तक ये हमारा
मौजूदा साल बन जाएगा। और अगला साल कौन सा होगा? 2005 से लेकर 2006 तक, मीन्स के 2005 अप्रैल, 2006 मार्च। तो इसी तरह 2003 से 2004 तक हमारा पिछला साल बन जाएगा। मैंने आपको बताया ये था बेटा कि पिछले साल की अगर हमें सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट में दी होगी तो इसको इनकम में से माइनस कर देना है, बैलेंस शीट एसेट साइड पे लिख देना है, क्योंकि अभी हमें रिसीव होगी, रिसीवेबल है। उसके बाद मौजूदा साल की अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन की, जो कि 2004-05 है, इसको इनकम में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट एसेट्स में लिख देंगे इसको, क्योंकि ये भी करंट ईयर सब्सक्रिप्शन है, ये भी रिसीवेबल है, अभी मिलनी है हमें। अगले साल की सब्सक्रिप्शन अगर हमें दी होगी तो इनकम में से इसको आपने लेस कर देना है, इनकम में से इसको आपने लेस कर देना है और बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी साइड पर। क्योंकि हमें कहा गया है कि ये जो आपको पैसे दिए गए हैं ना, ये आपने 2006 में इस्तेमाल करने हैं। इसकी मैंने एक मिसाल आपको दी थी। आपके घर वालों ने आपको ₹10,000 दिए कि जाओ बेटा जाके बाज़ार से शॉपिंग करके आओ, घर के लिए चीज़ें खरीद कर लाओ। अब आपने सब्ज़ी भी खरीदनी है और अच्छा घर वालों ने आपको ये भी कह दिया कि इसमें से जो पैसे बचेंगे ना वो आपके होंगे, वो आपकी इनकम है। अब 10,000 आपकी पॉकेट में आ रहा है तो ये आपकी इनकम नहीं है, क्योंकि अभी आप पर कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। आप पहले तमाम जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं उनको फिलअप करेंगे, उनको मुकम्मल करेंगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो आपके होंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमें जो पैसे दिए गए, कहा गया कि ये पैसे आपने 2006 में खर्च करने हैं। तो भाई 2006 में खर्च करना हमारी लाइबिलिटी है, हम उन पैसों को एक साइड पे लगा देंगे कि 2006 की सब्सक्रिप्शन का पैसा ये वाला। तो ज़रा एडजस्टमेंट में आगे लिखा हुआ है, थर्ड लाइन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2004 एंड 5 ₹200। अब ये 2004 एंड 5 की सब्सक्रिप्शन है, 2004 एंड 5 की सब्सक्रिप्शन है, तो मीन्स कि ये मौजूदा साल की है। तो जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन होती है उसको एक मरतबा इनकम में जमा कर देते हैं और बैलेंस शीट में कहाँ लिख देते हैं? एसेट साइड पर। अब मुझे क्या कर देना चाहिए कि जो 200 रुपये की सब्सक्रिप्शन है ये मुझे इनकम साइड पर जमा कर देनी चाहिए। मैं लिखूँगा प्लस करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। ये 200 रुपये की जो सब्सक्रिप्शन है बेटा ये मौजूदा साल की है, और जैसे कि मैंने आपको बताया इनकम में जमा कर देना है, बैलेंस शीट में कहाँ लिख देना है? एसेट साइड पर। तो हम बैलेंस शीट में लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ये हमें भी रिसीव होनी है। आगे मुझे देखिए तो आगे लिखा हुआ है, एन एडवांस रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अकाउंट ऑफ ईयर 2005 to 6 इज ₹400। 2005 और 6 मीन्स के अगले साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो 600 रुपये की आपको दी हुई है। तो आपने क्या कर देना है? इनकम में से लेस कर देना है और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर आपने इसको रिकॉर्ड कर देना है, बल्कि 400 रुपये की सब्सक्रिप्शन है। तो इसमें से हम लिखेंगे, माइनस करेंगे नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन। कितनी दी? 400 रुपया, ठीक है। और यही वाला 400 रुपया हम यहाँ पर भी शो करवा देंगे लायबिलिटी साइड पर, एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन को आगे चलाते हैं। आगे मुझे देखिए, रेंट ऑन ए पार्ट ऑफ द बिल्डिंग लेट आउट। पहले आप ये समझें बेटा कि लेट आउट क्या होता है। लेट आउट का मतलब होता है किराए पर दे देना। मसलन एक मालिक मकान है, उसके मकान में 6 कमरे हैं, 3 कमरे ऊपर हैं, 3 कमरे नीचे हैं। उसने आपको कहा कि आप ये पूरा मकान ले लें रेंट पर, इसका किराया होगा महीने का 20,000 रुपया। आपने कहा ठीक है। अब आपकी जो फैमिली है वो नीचे वाले पोर्शन में रह रही है, या ऊपर वाले पोर्शन में आप चले गए, नीचे वाला पोर्शन फ्री पड़ा हुआ है। अब आपने क्या किया, आपने उस बिल्डिंग को आगे किसी और को किराए पर दे दिया कि भाई हम ये बिल्डिंग आपको 15,000 रुपया किराए पर देते हैं। अब किराया कितना है? 20,000 रुपया। या फ़र्ज़ कर लें आधा किराया आप उनसे ले लें, आधा किराया खुद ले लें। तो बिल्डिंग किसी से लेकर
किसी को किराए पर दे देना, ये लेट आउट कहलाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आपने किसी से बिल्डिंग किराए पर ली और आगे उसको मजीद किराए पर दे दिया, तो ये कानूनी इस्लामी तौर पर गलत है। तो रेंट ऑन पार्ट ऑफ द बिल्डिंग लेट आउट 600, तो 600 रुपये आपको वहाँ से किराया मिला है, तो ये आपकी इनकम होगी, तो इसको इनकम साइड पे लिखेंगे। रेंट ऑन बिल्डिंग लेट आउट, 600 रुपये का आपको किराया मिला। उसके बाद देखिए मजीद फिर लिखा हुआ है जी एनुअल ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट 9600 इनकम है आपकी जी। $9,600, ठीक है, इनकम्स आपकी मुकम्मल हो गई हैं। अब हम जा रहे हैं एक्सपेंडिचर साइड पर, पेमेंट साइड पर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जी लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है इस पर भी आप एक डॉट लगाएं क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है 12,000 रुपये का, तो लिख लेते हैं। एसेट्स है तो उसको कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड पर, फिक्स एसेट्स है, मैं लगा रहा हूँ हेडिंग फिक्स एसेट्स की। लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास इसकी अमाउंट आ रही है जी 12,000 रुपये की, तो ये मैंने इसको शो करवा दिया इनर कॉलम के अंदर 12,000 रुपये से, ठीक हो गया जी। अब ज़रा एडजस्टमेंट की सेकंड लाइन पर आए तो लिखा हुआ है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%। अब हमने इसकी कैलकुलेट करनी है 5% डेप्रिसिएशन। अब हमने इसकी कैलकुलेट करनी है 5% डेप्रिसिएशन। तो बेटा डेप्रिसिएशन हमें निकाली 5%, तो वो कितनी आ गई 600। कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, ₹12,000 की बिल्डिंग है, उसका लेंगे 5%, तो कितना आ जाएगा जी 600। तो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अब ये जो 600 मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, एक बार तो इसको मैंने एसेट्स में से माइनस कर दिया, दूसरी बार मैं इसको लिखूंगा एक्सपेंसेस वाली साइड पर, डेप्रिसिएशन ऑन, ये मैं इसकी देता हूँ हेडिंग, डेप्रिसिएशन ऑन की हेडिंग देता हूँ, दो चीज़ें इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी। डेप्रिसिएशन ऑन किस किस पर डेप्रिसिएशन है, एक बिल्डिंग पर है, ठीक है, बिल्डिंग की तो आ गई 600, और दूसरे नंबर पर डेप्रिसिएशन है परचेज ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, तो लिखा हुआ है एंड पब्लिक एड्रेस सिस्टम बाय 2%। अब उससे पहले कंसर्ट एक्सपेंसेस हैं 9,200 रुपये के, लिख लेते हैं कंसर्ट एक्सपेंसेस 9,200 रुपये के। डेप्रिसिएशन है जी, उसके बाद है परचेज ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये हमारा फिक्स एसेट्स है, पब्लिक एड्रेस, ठीक है बेटा, ये हमारा फिक्स एसेट्स है ₹4,000 का। अब हमने इस पर 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, 5%, तो कैसे करेंगे जी, पब्लिक एड्रेस ये कितना है जी 4,000 का, इस पर कितना कैलकुलेट करेंगे 5%, %2 है, सॉरी ये, तो ये आ जाएगा 80 रुपये, ठीक है, ₹80 यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो इसको माइनस करें आप यहाँ से, पब्लिक एड्रेस माइनस डेप्रिसिएशन,
रुपीज़ 80 से। अब 4000 में से 80 माइनस कर दें तो आ जाएगा 3920 रुपये। ठीक होगा जी बच्चों। अब यही पब्लिक एड्रेस की जो डेप्रिसिएशन है मैं यहाँ पर भी लिखूँगा, एडजस्टमेंट डबल इफेक्ट। इन दोनों को ऐड करके 680 रुपये का हमारा एक्सपेंस बन गया। तो मज़ीद देखिए आगे, उसके बाद है सैलरीज़ 800 रुपये की हैं और इस पर भी एडजस्टमेंट है। सैलरीज अनपेड फॉर द ईयर 2004 रुपीज़ 125। तो सैलरीज आ रही हैं 800 रुपये की। हम एक्सपेंसेस वाली साइड पर रिकॉर्ड करेंगे इसे 800 रुपये की सैलरीज हैं, प्लस इसमें करेंगे आउटस्टैंडिंग 125, ये बनेगा 925। और यही वाले जो सैलरीज हैं एक बार यहाँ पर भी रिकॉर्ड हो जाएंगी आउटस्टैंडिंग सैलरीज बैलेंस शीट में। बेटे मज़ीद आगे देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है एनुअल अवार्ड फॉर द म्यूजिशियन ऑफ द ईयर। ये हमने पेमेंट की हुई है, एक्सपेंस हमारा। पेमेंट साइड पे लिखा हुआ है 2200 रुपये की आपकी पेमेंट है, मीन्स के एक्सपेंस है। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैलेंस शीट आइटम्स हैं 1000 एंड 2000। कैश इन हैंड 1000 एंड कैश एट बैंक 2000। ये आपकी बैलेंस शीट आइटम्स हैं और ये कहाँ शो कराएंगे, करंट एसेट्स के हेड में। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, तमाम इनकम्स को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17,000। तमाम इनकम्स को ऐड करने के बाद तमाम एक्सपेंडिचर्स को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3,995, 3,995 रुपीज़। ये हमारा सरप्लस हो गया, इनकम हो गया हमारी, यानी कि हमें इजाफी पैसे बच गए। तो ये सरप्लस जो है आपने कैपिटल फंड में जमा कर देना है। उसके बाद इन तीनों को ऐड कर दें, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, सरप्लस ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। इन सब को ऐड करें, ये टोटल ऑफ लायबिलिटीज़ आ गया और यही आंसर। अब तमाम एसेट्स को आप जमा करेंगे तो सेम टू सेम यही आंसर आ जाएगा। तो दोनों साइड आपकी बैलेंस होगी। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप बार बार देखें, लेक्चर की नहीं समझ आती फिर दोबारा लेक्चर सुने, फिर दोबारा सुने। ये बड़ा अहम सवाल है, इसको हमने स्किप नहीं करना। जो ही आप इसको 2-2, 3-3 बार कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप कोशिश करें तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जब हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। बेटा दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।